तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सिनेमा पॉपकॉर्न डिकोडेड पर। दोस्तों आज मैं एक ऐसी कहानी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें एक राक्षस अपनी अमरता बनाए रखने के लिए जवान औरतों की जवानी को चूसता है। इस कहानी में एक औरत उसके जाल में फंस जाती है और फिर सवाल उठता है, क्या उसका पति उसे उस राक्षस से बचा पाएगा? इसी का जवाब जानने के लिए चलिए सीधा कहानी की तरफ। तो हम देखते हैं अमन खन्ना नाम के एक फेमस सिंगर को, जो एक बार में लोगों के बीच शराब पीते हुए गाना गा रहा होता है। वो गहरे गम में डूबा है क्योंकि 4 साल पहले उसके 6 साल के बेटे की मौत हो चुकी है, जिस सदमे की वजह से अमन आज तक डिस्टर्ब है। इसी वजह से उसने अपना करियर खराब कर लिया और एक फ्लॉप सिंगर बन चुका है। कुछ देर बाद अमन की पत्नी मीरा उसे ढूंढते हुए बार में आती है और अमन को फिर से शराब के नशे में गाना गाता देख काफी गुस्सा हो जाती है, जहाँ अमन और मीरा के बीच अच्छी खासी बहस हो जाती है। मीरा उससे पूछती है कि वो स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए क्यों नहीं गया। अमन कहता है कि वहाँ उसे सही पैसे नहीं मिल रहे और उसे छोटे सिंगर्स को उससे ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन मीरा गुस्से में अमन को सच बताती है कि अब वो पुराना फेमस सिंगर अमन नहीं रहा, बल्कि अब एक अल्कोहलिक बन चुका है जिसे कोई भी सुनना नहीं चाहता। बस इतना कहकर मीरा गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। अगली रात घर के अंदर अमन सर दर्द की दवाई ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ मीरा आती है और अमन को वो दवाई ढूंढकर दे देती है। तभी अमन उठकर उसे पीछे से पकड़ लेता है क्योंकि वो जानता है कि मीरा उससे नाराज है। अमन मीरा को मनाने की कोशिश करता है रोमांटिक तरीके से, लेकिन मीरा जो कि अभी भी अमन के बिहेवियर से परेशान है, वो अमन को खुद से दूर करके कमरे में चली जाती है और कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बेडरूम में मीरा अमन को अपने फोन में आया एक ईमेल दिखाती है जो कि सिद्धार्थ जयवर्धन नाम के शख्स का होता है, जो कि मीरा से अपनी जीवनी यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखवाना चाहता है। क्योंकि मीरा एक मैगजीन राइटर है, जिस वजह से उसे ये ऑफर मिला है और उसे ये करने के लिए जयवर्धन के घर यानी कि उत्तराखंड जाना होगा। अमन को ये बात मंजूर नहीं होती। अमन उसे रोकता है कि 2 दिन बाद हमारे बेटे की बरसी है, लेकिन मीरा अमन की हरकतों से थक चुकी है। हर वक्त शराब पीना और घर की जिम्मेदारी ना लेना। वो बताती है कि पिछले 4 सालों से सिर्फ वही किताबें लिखकर या फिर एडिट कर घर चला रही है और अब ये पैसे कमाने का मौका वो छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अब अमन जो कि अपने बेटे को भूल नहीं पाया है, वो मीरा को ताने देता है कि वो अपने बेटे को भूल गई है और इस बात पर मीरा और अमन के बीच बहस हो जाती है, जो कि बढ़ती ही जाती है। अमन को लगता है कि मीरा को बस पैसे चाहिए, लेकिन वो इस चीज को नहीं समझता कि पैसे भी जरूरी है जिंदगी में, वरना वो जिएंगे कैसे। लेकिन अमन अपने गुस्से के चक्कर में कुछ नहीं सुनता और कहता है कि मीरा कहीं नहीं जाएगी और गुस्से में घर से निकल जाता है। लेकिन बाहर निकलते ही उसका एक डेंजरस एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर मीरा को बताते हैं कि अमन कोमा में चला गया है और उसे बाहर आने में बहुत वक्त लग सकता है। अमन बचेगा या नहीं कुछ भी साफ नहीं होता। मीरा रोते हुए अमन के पास आती है और जैसे ही अमन कोमा में होता है, मीरा उससे कहती है कि जब तक अमन ठीक नहीं हो जाता वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यानी अब मीरा उत्तराखंड जाने का इरादा भी छोड़ देती है और अमन के पास ही बैठ जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और अगली रात 9 बजे अमन को होश आ जाता है, यानी वो कोमा से बाहर आ जाता है। वैसे अमन को देख के लगा नहीं कि उसका एक्सीडेंट हुआ होगा। वो पास सोती मीरा को आवाज देता है और मीरा उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है, क्योंकि उसे लग चुका था कि वो अमन को खो चुकी है। इधर उत्तराखंड में रहने वाला सिद्धार्थ जयवर्धन, जो एक बेहद अमीर आदमी है, किसी से फोन पर बात करते हुए कहता है कि अगर उसकी ऑटोबायोग्राफी कोई लिखेगा तो सिर्फ मीरा ही लिखेगी और इसके लिए वो किसी भी कीमत तक जाने को तैयार है। फिर सिद्धार्थ एक हॉल की तरफ देखकर कहता है कि अब उसे उसकी जरूरत है। तभी वहाँ कुछ कंकाल पड़े दिखते हैं और उनमें से एक भयानक दिखने वाला राक्षस बाहर आता है, जिसका वीएफएक्स बहुत ही खराब है। सिद्धार्थ उसे ऑर्डर देता है कि वो किसी भी तरह मीरा को यहाँ पर लेकर आए। कुछ देर बाद वही राक्षस अस्पताल में एक नर्स का रूप लेकर वार्ड बॉय को शराब लाने को भेज देता है। इसी दौरान मीरा अस्पताल में आ रही होती है और रास्ते में वृंदा नाम की लड़की से फोन पर बात करते हुए मीरा साफ कहती है कि वो उत्तराखंड नहीं आ सकती क्योंकि उसके पति अमन को उसकी जरूरत है। वृंदा उसे बताती है कि सिद्धार्थ जयवर्धन डबल पैसे देने को भी तैयार है, लेकिन मीरा फिर भी मना कर देती है। उसके लिए इस वक्त सबसे जरूरी अमन होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यहीं से उसकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। मीरा जैसे ही कमरे में पहुंचती है, वो देखती है कि अमन का बिहेवियर फिर से बदला हुआ है। उसे शक होता है कि कहीं उसे दोबारा से शराब तो नहीं थी। जब वो चेक करती है तो मेडिसिन की बोतल से शराब की स्मेल आने लगती है। मीरा गुस्से में कहती है कि अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो अपनी जॉब के लिए उत्तराखंड जा रही है, फिलहाल अमन को छोड़कर। कुछ घंटों बाद मीरा उत्तराखंड जाने वाली ट्रेन में बैठी होती है। तभी उसके पास अमन का एक वीडियो मैसेज आता है, जिसमें वो कहता है कि उसने हॉस्पिटल के सारे बिल्स पे कर दिए हैं और वो मीरा से बहुत प्यार करता है। आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले ही वीडियो बंद हो जाती है। उसी वक्त हम बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ उस राक्षस के पैर दिखाई देते हैं। इससे साफ हो जाता है कि वो राक्षस लगातार मीरा के साथ है और वही उसे उत्तराखंड सिद्धार्थ के पास ले जा रहा है। उधर दूसरी तरफ एक घर में एक आदमी बैठा होता है जो कि अंधा है। वो ब्रेल बुक के शब्दों को समझकर कंप्यूटर पे टाइप कर रहा होता है। लेकिन ये अजीब बात नहीं लगी कि एक अंधा आदमी ब्रेल बुक तो पढ़ रहा है, लेकिन कंप्यूटर में कैसे टाइप कर सकता है। तभी अचानक ऊपर से वही राक्षस जोर से उस घर पर अपना पैर रखता
लगता है। उस अंधे आदमी को तुरंत महसूस हो जाता है कि वही राक्षस वहाँ मौजूद है, क्योंकि वो उस राक्षस के बारे में जानता है। घबराकर वो अंधा आदमी इतना डर जाता है कि पास रखी दराज को टटोलने लगता है और साथ ही अपनी बेटी रूही को आवाज देता है और दराज से एक शीशी निकालता है। जैसे ही वो उसे अपने हाथों में लेता है, पीछे से राक्षस अचानक से गायब हो जाता है। अब ये साफ नहीं होता कि उस शीशे में ऐसा क्या था जिससे डरकर राक्षस पल भर में गायब हो गया। वो अंधा आदमी तुरंत अपनी बेटी रूही को बुलाता है, जो एक टैक्सी ड्राइवर है। वो रूही से कहता है कि भाद्रपद का महीना चालू हो चुका है और पूर्णिमा की रात आ चुकी है। साथ ही बताता है कि राक्षस उसे भी मारने आया था, लेकिन वो किसी तरह बच गया। अब जो लड़की सिद्धार्थ के पास जा रही है, उसे हर हाल में वहाँ पहुँचने से रोकना होगा। रूही तुरंत अपनी कार लेकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ती है। उधर मीरा ट्रेन से उतरकर उत्तराखंड के गाँव बिंसर पहुँच चुकी है। स्टेशन पर उतरते ही मीरा आसपास के माहौल को देखते हुए सोचती है कि वहाँ तो इंसान नाम का कोई है ही नहीं। पूरा स्टेशन बिल्कुल खाली पड़ा है। तभी पीछे से सिद्धार्थ का खास सर्वेंट मैथ्यू वहाँ आता है मीरा को लेने के लिए। मैथ्यू के हाव भाव देखकर बहुत अजीब लगता है। वो मीरा को कार तक लेकर जाता है। इधर रूही जल्दी जल्दी स्टेशन पहुँचने की कोशिश कर रही होती है। उधर मीरा कार के पास पहुँचकर चौंक कर मैथ्यू से सवाल करती है कि यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा और इतनी शांति क्यों है। मैथ्यू जवाब देता है कि ठंड की वजह से यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। इस बात को मीरा नॉर्मली ले लेती है और जाकर कार में बैठकर मैथ्यू के साथ वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में रूही देख लेती है कि मीरा मैथ्यू के साथ ही है। वो तुरंत कार को मोड़कर मैथ्यू का पीछा करने लगती है। मैथ्यू भी समझ जाता है कि रूही उनकी कार का पीछा कर रही है, इसीलिए वो गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। रूही उनके पीछे लगातार बनी रहती है, लेकिन मैथ्यू तेजी से गाड़ी चलाते हुए सिद्धार्थ के पैलेस पहुँच जाता है, जहाँ रूही पहुँच नहीं पाती। सिद्धार्थ पैलेस पहुँचकर जब मीरा उस बिल्डिंग को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, इतनी हैरानी से जैसे उसने पहले कभी ऐसा घर या महल देखा ही ना हो। पैलेस के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी शांति छाई होती है। मीरा पूरे घर को बड़े गौर से देख रही होती है। तभी मीरा की नजर दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ती है। वो उसे पास जाकर देखने लगती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है और ये आवाज सिद्धार्थ की ही होती है। सिद्धार्थ बताता है कि वो पेंटिंग में उसका भाई है उसके साथ। इसके बाद वो मीरा को अपना घर दिखाता है और शुरुआत करता है अपनी नर्सरी से, जहाँ उसने गार्डनिंग की हुई है। ऐसा कोई फूल नहीं होता जो उसकी गार्डन में यानी कि उसकी नर्सरी में ना हो। सिद्धार्थ की बातें ऐसी लगती है जैसे वो अपने अंदर की भड़ास निकाल रहा हो। वो जिंदगी और मौत पर बहस करने लगता है और मीरा को डराते हुए कहता है कि वो अपनी मौत को अपनी मुट्ठी में रखता है। इस बात का असली मतलब क्या है, ये तो कहानी में आगे ही पता चल पाएगा। कुछ देर बाद मैथ्यू मीरा से कहता है कि वो आउट हाउस में रुकने वाली हैं, लेकिन मीरा बताती है कि वृंदा ने उसके लिए माउंटेन नूक होटल में कमरा बुक किया है और वो वहीं रुकेगी। मैथ्यू सिद्धार्थ का नाम लेकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मीरा होटल जाने का फैसला कर लेती है। मीरा जिस होटल में रुकती है वो पूरी तरह सुनसान होता है। वहाँ बस मीरा अकेली होती है। सबसे पहले वो अमन को कॉल करके उस जगह के बारे में बताती है। उधर सिद्धार्थ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मीरा तक पहुँचने का रास्ता बताया जाए। दरअसल वो ये बात उसी राक्षस को कह रहा होता है। राक्षस की परछाई नर्सरी से होकर गुजरती है। तभी सिद्धार्थ को याद आता है कि जब वो मीरा को डरा रहा था तब उसके बाल फूलों से छू गए थे। वो वहीं जाकर देखता है तो वहाँ एक फूल से मीरा का बाल मिलता है। इधर मीरा अमन से बात करते हुए बार बार सिद्धार्थ का जिक्र करती रहती है। उधर सिद्धार्थ मीरा के बाल लेकर एक बेसमेंट में पहुँचता है और उन पर काला जादू करने लगता है। उसी समय मीरा को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो अमन से कहती है कि ये आवाज बिल्कुल उसके बेटे राहुल जैसी लग रही है और फोन रखकर उस आवाज के पीछे चल पड़ती है। वो पलटकर देखती है, तभी उसे सुनाई देता है कि कोई उसे मम्मा कहकर बुला रहा है। आवाज का पीछा करते हुए मीरा एक जगह पहुंच जाती है जहाँ कोई बैठा हुआ दिखाई देता है उसे चेयर पर। जैसे ही वो पास जाती है वो डरावनी चीज एक चेयर पर बैठी और पलटी हुई दिखती है, इतनी भयानक कि मीरा घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। जब मीरा दोबारा देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। वो वापस उसी जगह आ जाती है जहाँ वो अमन से बात कर रही थी और देखती है कि उसका फोन जमीन पर टूटा पड़ा है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे तोड़ दिया हो। इधर अमन लगातार मीरा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नंबर बंद आता है। कस्टमर केयर से बात करने पर पता चलता है कि मीरा का नंबर तो पिछले 3 दिनों से बंद है। ये सुनकर अमन हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले तो उसकी मीरा से बात हुई थी। आधी रात को जब अमन सो रहा होता है तो उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कि आवाज फ्रिज में से आ रही है और वो फ्रिज को खोलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है देखता है कि वही अंधा आदमी उसके सामने खड़ा है। अंधा आदमी गुस्से में अमन से कहता है कि वो कब से उसे बुला रहा है, उसे सुनाई नहीं देता, और तुरंत उत्तराखंड जाने को कहता है क्योंकि उसकी पत्नी मीरा की जान अब खतरे में है। ये कहकर वो गुस्से में एक वास पर अपनी छड़ी मारता है। उसी पर अमन की नींद खुल जाती है। वो घबराकर कमरे से बाहर आता है और देखता है कि वास सच में टूटा हुआ है। अब अमन समझ जाता है कि ये सपना नहीं था, मीरा की जान वाकई खतरे में है। अगले दिन मीरा सिद्धार्थ के घर पर होती है। सिद्धार्थ
सिद्धार्थ अपनी ऑटोबायोग्राफी शुरू करने से पहले कहता है कि उसके लिए प्यार और हवस में कोई फर्क नहीं है। तभी मैथ्यू वहाँ आता है और सिद्धार्थ उसे मीरा के लिए नया फोन और सिम कार्ड लाने को कहता है। मीरा हैरान होकर पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि उसके पास फोन नहीं है। सिद्धार्थ बहुत आराम से कहता है कि अगर फोन नहीं दिख रहा तो या तो खो गया है या फिर टूट गया है। ये बात भी बता देता है कि मीरा की कमर में चोट लगी है। वो दराज में हाथ डालता है और जादू से एक क्रीम बना लेता है। सिद्धार्थ जोर देकर कहता है कि वही उसकी कमर पर वो क्रीम लगाएगा। मीरा पहले तो मना करती है, लेकिन सिद्धार्थ अपनी बातों में उलझाकर राजी कर लेता है। जैसे ही सिद्धार्थ मीरा की कमर पर क्रीम लगाता है, कुछ अजीब होने लगता है। उस क्रीम के जरिए वो मीरा के अंदर अपने लिए एक अजीब सा खिंचाव पैदा कर देता है। मीरा को पहली बार एहसास होता है कि वो सिद्धार्थ के बारे में ऐसा भी सोच सकती है। और अब जबकि मीरा की सोच पर सिद्धार्थ का कंट्रोल शुरू हो चुका है, मीरा किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। लेकिन होटल पहुंचकर भी उसे चैन नहीं मिलता। सोते वक्त उसे अजीब एहसास होते हैं, जैसे कोई अनदेखी ताकत या मिस्टीरियस चीज उसे डरा रही हो। उसी रात मीरा सिद्धार्थ के घर आ जाती है, उसी के साथ डिनर करती है, जहाँ सिद्धार्थ मीरा को ड्रिंक देता है, जिसे पीते ही मीरा को एक बार फिर से अजीब महसूस होने लगता है। और उसके बाद मीरा सिद्धार्थ के आउट हाउस में ही रुक जाती है। ड्रिंक करने के बाद मीरा खुद को बेहद अकेला महसूस करती है, जैसे उसकी बॉडी को सेक्स क्रेविंग हो रही हो। किसी तरह वो लाइट बंद करके सो जाती है, लेकिन सपनों में वो वही सब महसूस करती है जैसा सिद्धार्थ चाहता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो, रात बिताए। मीरा अचानक घबराकर नींद से जाग जाती है, जो सिर्फ एक सपना था, जिसकी वजह से मीरा इतना डर जाती है और फौरन अमन को कॉल करती है। वो उसे बताती है कि वो अमन से बहुत प्यार करती है और उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई किसी और के बारे में ऐसा सोचकर। लेकिन मीरा का बोला हुआ आई लव यू सिद्धार्थ सुन लेता है, क्योंकि कॉल अमन को नहीं बल्कि सिद्धार्थ को लगा होता है। मीरा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये सब उसी की चाल है। सिद्धार्थ गुस्से में फोन को फेंक देता है, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी मीरा बस अमन को ही याद कर रही है। उधर दूसरी तरफ अमन उत्तराखंड जाने वाली ट्रेन में बैठ चुका है। वो वृंदा को लगातार कॉल करता है, लेकिन नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं लगती और आवाज भी ठीक से नहीं सुनाई देती। आवाज को ठीक से सुनने के लिए अमन थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है। तभी पीछे बैठा एक आदमी चाकू से अमन पर हमला करने की कोशिश करता है। उसी वक्त वही अंधा आदमी आकर अमन को बचा लेता है और हमलावर को चलती ट्रेन से नीचे फेंक देता है। अमन खुद भी नहीं जानता था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। अंधा आदमी अमन पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर वो मर गया तो उसकी बीवी को कौन बचाएगा। बस इतना कहते हुए वो अंधा आदमी अचानक से गायब हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो साफ हो जाता है कि वो अंधा आदमी अमन को गाइड कर रहा है, उसे सही रास्ता दिखा रहा है। दूसरी तरफ मीरा लैपटॉप पर काम कर रही होती है। तभी उसे एहसास होता है जैसे सिद्धार्थ उसे छू रहा हो। मीरा हर पल अपने आसपास सिर्फ सिद्धार्थ को ही महसूस करती है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे सेड्यूस कर रहा हो या फिर जैसे मीरा खुद कुछ चाह रही हो उससे। मीरा घबरा जाती है और भागकर बाहर निकल जाती है, जहाँ मैथ्यू होता है। वो मैथ्यू से कहती है कि जब से वो यहाँ आई है उसका मन बिल्कुल शांत नहीं है। वो पूछती है कि क्या पास में कोई चर्च या मंदिर है जहाँ वो जा सकती है। मैथ्यू उसे बताता है कि पहाड़ों में माता का एक कुंड है जहाँ वो जा सकती है, रिलैक्स कर सकती है। इसके बाद मैथ्यू मीरा को वहाँ लेकर जाता है। पूरे रास्ते बस रोते हुए मीरा अमन को ही याद करती रहती है, उसकी फोटो देखती रहती है। कुंड पहुँचने पर मीरा अकेले मंदिर के अंदर जाती है, जबकि मैथ्यू बाहर गाड़ी में ही रुकता है। जैसे ही मीरा मंदिर में कदम रखती है, उसे वहाँ वही अंधा आदमी दिखता है, जो जोर जोर से चिल्लाकर मीरा से कहता है कि उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। वो उसे ऐसी ऐसी बातें बताता है जो सिर्फ मीरा ही जानती है। अंधा आदमी मीरा को ये तक बताता है कि उसे उसके साथ यानी कि सिद्धार्थ के साथ सोने तक के सपने आते हैं। वो मीरा को वार्निंग देता है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसे अपने काले जादू में बांध लिया है और इसी वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। गुस्से में मीरा आउट हाउस लौटती है, अपना सामान पैक करती है और जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ वहाँ आ जाता है और पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। मीरा कहती है कि उसे ठीक से नहीं पता, लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिद्धार्थ का हाथ है और वो यहाँ से जाना चाहती है। सिद्धार्थ बहुत आराम से कहता है कि ठीक है, वो जा सकती है, मैथ्यू खुद उसे छोड़ कर आएगा स्टेशन तक। जैसे ही मीरा आगे बढ़ती है वो अचानक गिर जाती है। उसके पेट में तेज दर्द उठता है, जैसे कोई मिस्टीरियस पावर उसे रोक रही हो। और अब तक की कहानी में हम समझ चुके हैं कि वो राक्षस और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ ही है। बेबस मीरा मैथ्यू से मदद मांगती है, लेकिन मैथ्यू खुद नहीं जानता कि उसे करना क्या है। सिद्धार्थ मीरा से कहता है कि अगर वो अपने दिमाग की सुनेगी तो दर्द में तड़पती रहेगी और अगर अपने जिस्म की सुनेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मीरा किसी तरह खुद को संभाल कर खड़ी होती है और लड़खड़ाते हुए सिद्धार्थ के पास जाती है। सिद्धार्थ उसे किस करता है। ये सब मीरा नहीं चाहती, लेकिन वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। यहाँ सब कुछ सिद्धार्थ का या कहे उस राक्षस का जादू है, जो मीरा से जबरदस्ती ये करवा रहा है। उसका शरीर वही करने लगता है जो सिद्धार्थ चाहता है। उधर दूसरी तरफ अमन की ट्रेन अब विंसर गांव उत्तराखंड पहुंच चुकी है। अमन सो रहा होता है और एक टिकट मास्टर आकर उसे उठाता है कि उसका स्टेशन आ गया है, लेकिन
लेकिन गांव का हाल वैसा नहीं होता जैसे मीरा के समय था। सब कुछ उजड़ा हुआ लगता है। तभी अमन को अपने बेटे राहुल की आवाज सुनाई देती है, जो उसे पापा कहकर बुला रहा होता है। अमन ट्रेन की पटरियों पर उतर जाता है बिना सोचे समझे। अमन जानता है कि ये राहुल नहीं हो सकता क्योंकि वो तो मर चुका है, फिर भी वो उस आवाज के पीछे चल पड़ता है। उस राक्षस की ताकत अमन के दिमाग को भटका रही है। अमन को लगता है कि शायद उसे उसका बेटा मिल जाएगा जिसे उसने 4 साल पहले खो दिया था। लेकिन तभी अचानक एक ट्रेन आ जाती है। अमन मरते मरते बचता है क्योंकि किसी ने उसे बचा लिया है। कुछ देर बाद पता चलता है कि अमन की जान रूही ने बचाई थी। अमन उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि किसी ने उसे जबरदस्ती गलत स्टेशन पर उतार दिया था। वो रूही से होटल माउंटेन नूक का रास्ता पूछता है। तभी वहीं पीछे से अंधा आदमी आ जाता है और बताता है कि अमन को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर मीरा है ही नहीं। इस बार अमन चौंक जाता है क्योंकि वही आदमी फिर से उसके सामने होता है और इस बार उसको वहम नहीं होता। अंधा आदमी अमन को सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि उसकी बीवी धीरे धीरे सिद्धार्थ की होती जा रही है। अमन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो गुस्से में आकर अंधे आदमी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मीरा के बारे में कुछ भी कहने से मना करता है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता। अमन बिना कुछ सुने वहाँ से निकल जाता है। अंधा आदमी पीछे से चिल्लाकर कहता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर बाद अमन सिद्धार्थ के पैलेस के बाहर खड़ा होता है। वॉचमैन उसे अंदर जाने से रोकता है, ये जानते हुए भी कि वो मीरा का पति है। तभी एक ट्रक आता है और वॉचमैन अमन को साइड कर देता है। इसके बाद अमन अल्मोड़ा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सिद्धार्थ जयवर्धन के खिलाफ FIR दर्ज कराने की कोशिश करता है कि उसने अमन की बीवी का किडनैप किया हुआ है। लेकिन इंस्पेक्टर उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता है और कहता है कि सिद्धार्थ जयवर्धन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इससे साफ पता चलता है कि गाँव में सिद्धार्थ का कितना दबदबा है। आखिर में अमन इंस्पेक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने FIR नहीं लिखी तो वो उसकी वीडियो बनाकर पब्लिक में वायरल कर देगा। इंस्पेक्टर घबरा जाता है और अमन को सीधा सिद्धार्थ के पैलेस लेकर आता है। इंस्पेक्टर बोलते वक्त कांप भी रहा होता है, लेकिन अमन बिना डरे साफ कह देता है कि सिद्धार्थ ने उसकी बीवी मीरा का किडनैप किया है। सिद्धार्थ बिना किसी हिचक के मीरा को बुलवाता है। मीरा बिल्कुल शांत होकर आती है, लेकिन अमन की तरफ देखती तक नहीं, नजरें चुराकर खड़ी रहती है। जब तक सिद्धार्थ उसे बोलने का इशारा नहीं करता वो कुछ नहीं कहती। मीरा सिद्धार्थ की तरफ बढ़ते हुए अमन से कहती है कि अब वो शराबी बन चुका है, उसका ख्याल नहीं रख सकता, इसीलिए वो उसके साथ नहीं रहेगी और वो उससे डिवोर्स ले लेगी। मीरा की ये बात सुनते ही अमन को धक्के मारकर पैलेस से बाहर फेंक दिया जाता है। अमन के जाते ही मीरा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके मुंह से बालों का एक गुच्छा निकलता है, जो कि साफ तौर पर ब्लैक मैजिक का ही असर होता है। उसी वक्त सिद्धार्थ वहाँ आता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो उसने ऐसा कहा, वरना वो उसकी जान ले लेता। उधर इंस्पेक्टर अमन को ट्रेन में बैठाकर चला जाता है। अमन भी वापस लौटने लगता है शराब पीते हुए, क्योंकि उसे लगता है कि शायद मीरा ने जो कहा वो सच है। तभी उसे मीरा की आवाज सुनाई देने लगती है, जो उसे पुकार रही होती है। उससे कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जा सकता। तब अमन को एहसास होता है कि मीरा के शब्द उसके अपने नहीं थे। मीरा को याद करते हुए अमन चलती ट्रेन से कूद जाता है, क्योंकि अब उसे अपना प्यार बचाना है। वहाँ से निकलते ही अमन सबसे पहले सिद्धार्थ के घर के आसपास छानबीन करता है। वहाँ उसे एक छोटा सा गेट दिखता है बैक साइड पर, जिस पर ढंग का लॉक भी नहीं होता। यहीं से अमन के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो रूही के पास जाता है और कहता है कि उसे उसकी टैक्सी सर्विस चाहिए। तभी वही अंधा आदमी फिर से अमन को समझाने की कोशिश करता है कि सिर्फ इतना करने से कुछ नहीं होगा। वो बताता है कि सिद्धार्थ ने मीरा की आत्मा को कैद कर रखा है, जिसका संबंध सैकड़ों साल पुराने अंधेरे से जुड़ा हुआ है। वो हाथ जोड़कर अमन से कहता है कि उसकी बात मान ले, लेकिन अमन उस पर यकीन नहीं कर। रूही गुस्से में कहती है कि ठीक है, टैक्सी मिल जाएगी, बस जगह और वक्त बता देना। अगले दिन सुबह 4 बजे फूलों वाली गाड़ियों में फूल भरे जा रहे होते हैं। अमन उस ट्रक का पीछा करता है और बड़ी मुश्किल से ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है। बिना किसी को दिखे वो पैलेस में भी घुस जाता है। नर्सरी से होते हुए छुपते छुपाते मीरा के कमरे तक पहुंचता है। मीरा बिस्तर पर उल्टी पड़ी होती है, जैसे उसे किसी चीज का होश ही ना हो। उसकी हालत देखकर अमन की आंखों से आंसू निकल आते हैं और आंसू की एक बूंद मीरा पर गिरती है। मीरा होश में आती है और सामने अमन को देखती है। उसे देखते ही वो रोते हुए अमन के गले लग जाती है। अमन चुपचाप मीरा को कमरे से बाहर निकाल लेता है। तभी पीछे से सिद्धार्थ आता है और खाली कमरा देखकर समझ जाता है कि अमन मीरा को भगा ले गया। उधर रूही टैक्सी लेकर पैलेस पहुंच चुकी होती है। थोड़ी देर में अमन और मीरा भी वहां आ जाते हैं। अमन जल्दी से गेट खोलता है और मीरा को टैक्सी में बिठा देता है और वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं। इधर सिद्धार्थ उसी राक्षस के सामने मोम से मीरा की वुडू डॉल बना रहा होता है। उधर रूही उन्हें तेजी से स्टेशन की तरफ ले जाती है। मीरा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। अमन टैक्सी से उतरकर मीरा को स्टेशन के अंदर एक बेंच पर बिठा देता है। मीरा कुछ कहने ही वाली होती है कि अचानक उसे अपने गले में कुछ अजीब चुभने जैसा महसूस होता है। उसी वक्त सिद्धार्थ वुडू डॉल के गले में सुई चुभ हो रहा होता है। उसका असर सीधा मीरा पर पड़ता है। सिद्धार्थ वुडू डॉल के जरिए मीरा को चोट पहुंचाता है। धीरे धीरे मीरा की हालत और बिगड़ने लगती है। अमन मदद के लिए स्टेशन से बाहर जाता है, लेकिन
लेकिन पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ है। मीरा दर्द से तड़पने लगती है, उसकी चीख पूरे स्टेशन में सुनाई देती है। कुछ घंटों बाद अमन मीरा को लेकर बिनसर आर्मी कॉलोनी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ मीरा फिलहाल शांत होती है और सो रही होती है। तभी डॉक्टर अमन को बुलाकर मीरा की मेडिकल हिस्ट्री पूछते हैं और उसका ब्लड ग्रुप जानना चाहते हैं। अमन बताता है कि मीरा का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, जबकि डॉक्टर बताते हैं कि मीरा के शरीर में तो दो अलग अलग ब्लड मौजूद हैं, एक ए पॉजिटिव और एक दूसरा रेयर ए बी नेगेटिव। अमन यही सोचता हुआ मीरा के पास आता है कि आखिर उसकी बीवी को हुआ क्या है, उसकी बॉडी में दो तरह का ब्लड कैसे हो सकता है। तभी मीरा को होश आता है, वो अमन का हाथ पकड़ती है और शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करती है। मीरा अमन को सच बताती है कि वो सिद्धार्थ के साथ सो चुकी है। ये सुनते ही अमन के होश उड़ जाते हैं, उसे यकीन नहीं होता कि मीरा ऐसा भी कुछ कर सकती है। अमन धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींचने लगता है। तभी मीरा की आवाज अचानक बदल जाती है। अब वो चिल्लाते हुए एक आदमी जैसी भारी आवाज में बोलती है कि वो यानी मीरा अब सिद्धार्थ के साथ ही रहेगी और अमन को छोड़कर जा रही है। अमन मीरा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मीरा उसके कंट्रोल में नहीं रहती। वो अमन को धक्का दे देती है और फिर दीवार पर उल्टा चलने लगती है। अब साफ दिखता है कि मीरा के अंदर कोई और आत्मा है जो ये दिखा रही है कि वो सिद्धार्थ के लिए कितना तड़प रही है, या फिर किस हद तक सिद्धार्थ ने उसे अपने कंट्रोल में किया हुआ है। ये सब देखकर अमन पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है और डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाता है, साथ ही रूम का गेट भी बंद कर देता है। बाहर आते ही पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और अगले ही पल पूरे हॉस्पिटल की लाइट्स बंद हो जाती है। इधर अंधेरे के बीच सिद्धार्थ उसी हॉस्पिटल में आ जाता है। मीरा गेट तोड़कर भागती हुई सीधा सिद्धार्थ के पास जाती है। ये सब वही करवा रहा होता है। अमन बस बेबस खड़ा रह जाता है, एक शब्द तक नहीं बोल पाता। और फिर सिद्धार्थ अमन की आंखों के सामने मीरा को किस करता है और उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। कुछ देर बाद वही अंधा आदमी रूही से कह रहा होता है कि मीरा के पास अब बस एक ही रात बची है। तभी अंधे आदमी को एहसास होता है कि अमन उसके पास आ रहा है। अंधा आदमी रूही से कहता है कि अभी अमन से कुछ मत कहना, वो बहुत दर्द में है। अंधा आदमी बाहर आता है और सच में अमन वहीं खड़ा होता है। इस बार अमन खुद उसके पास आता है मदद के लिए, उसे गले लगाता और फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद रूही, अमन और अंधा आदमी तीनों नदी किनारे बैठे होते हैं। यही अंधा आदमी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वो और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ जयवर्धन उसके ग्रैंडफादर है। वो बताता है कि वो करीब 300 सालों से जिंदा है। वो जिंदा है और उसका असली नाम है वीरभद्र। कहानी 300 साल पीछे जाती है, यानी कि फ्लैशबैक में, जहाँ पता चलता है कि वीरभद्र और भास्कर आचार्य दो भाई थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन माता की पूजा और सेवा में बिता दिया, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग संत महात्मा ही हुआ करते थे। उसी समय पूरे देश में ब्यूबोनिक प्लेग नाम की एक बीमारी फैलती है। दोनों भाई बीमार लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन एक दिन वही बीमारी वीरभद्र के शरीर पर उभर आती है। अपने हालातों से टूट चुका वीरभद्र गुस्से में देवी माँ के मंदिर पहुंचकर माता से मदद नहीं मांगता बल्कि उन्हें धमकाने लगता है। उसका विश्वास धीरे धीरे पूजा पाठ से उठ चुका होता है। तभी जंगल में उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है जो उसे एक राक्षस तक ले जाती है। राक्षस बताता है कि अब तक जिस आस्था की उसने पूजा की है वो सब कुछ व्यर्थ है और वो जल्द ही मर जाएगा। वो वीरभद्र के सामने दो ऑप्शन रखता है, मौत या कभी खत्म न होने वाली जवानी। और साथ ही राक्षस अपने चमत्कार से वीरभद्र के शरीर की बीमारी का निशान हटा देता है, जिससे वीरभद्र उसके आगे झुक जाता है। बदले में राक्षस शर्त रखता है कि वीरभद्र अपने बीमार हाथों से कुंड के पानी को अशुद्ध करेगा और देवी माता के नामो निशान को मिटा देगा। साथ ही हर 12 साल में 15 दिनों तक एक ही लड़की के साथ सोएगा ताकि उसकी जवानी बनी रहे। कुछ समय बाद जब वीरभद्र कुंड का पानी गंदा कर रहा होता है तभी भास्कर आचार्य उसे रोकने आते हैं, लेकिन वीरभद्र उसे मारकर अपना काम पूरा कर देता है। भास्कर पूरी तरह मरे नहीं होते, वो देवी माता की पवित्र तलवार को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अंधा आदमी अमन को बताता है कि अब उसे भी माता की तलवार को कुंड के पानी में डुबोना होगा और फिर सिद्धार्थ के सीने में आर पार करना होगा, जिसी वजह से सिद्धार्थ की मौत होगी। रूही सवाल करती है कि कुंड का पानी तो अशुद्ध माना जाता है। इस पर अंधा आदमी बताता है कि उस पानी में अब भी बहुत सी प्रार्थनाएं जुड़ी हुई है और माता की शक्ति भी है। वही शक्ति सिद्धार्थ को भी मारेगी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ मीरा को नहला रहा होता है जैसे किसी बड़े काम की तैयारी करने वाला हो। चारों तरफ सब कुछ सजा हुआ होता है। इधर अंधा आदमी संदूक निकलवाता है और उसमें से माता की तलवार निकालकर अमन को देता है, साथ ही एक शीशी भी, ये कहते हुए कि इसमें कुंड का पानी है जो उन्हें बुरी शक्तियों से बचाने वाला है। फिर वो बताता है कि आज रात चंद्र ग्रहण है, जिस वक्त सिद्धार्थ और मीरा एक हो जाएंगे उससे पहले ही सिद्धार्थ को मारना होगा, वरना मीरा हमेशा के लिए अमन से अलग हो जाएगी, यानी कि मर जाएगी। इसके बाद अमन और रूही देवी माता के मंदिर के लिए निकलते हैं। बाहर जोरदार स्नोफॉल चल रही होती है। रास्ते में दोनों रुकते हैं। अमन गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है और रूही वॉशरूम जाती है। उधर सिद्धार्थ मीरा को दुल्हन की तरह सजा रहा होता है। तभी कमरे के बाहर उसे वही राक्षस दिखाई
दिखाई देता है जो चलते चलते रूही का रूप ले लेता है। यही खुलासा होता है कि अब तक अमन के साथ जो रूही थी वो असल में वही राक्षस था। वो सिद्धार्थ को बताती है कि तलवार अब उनके पास है और चाहे तो वो उसे अभी भी लेकर आ सकती है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि अभी नहीं, पहले तलवार को कुंड के पानी में डूबने दो फिर लाना। थोड़ी देर बाद रूही वापस कार में आकर बैठ जाती है। दोनों देवी माता के मंदिर पहुंचते हैं। अमन तलवार को कुंड के पानी में डुबाता है। जैसे वो पीछे मुड़ता है रूही गायब हो जाती है। अब साफ हो जाता है कि अमन की पूरी मदद असल में राक्षस ही कर रहा था, अमन का ध्यान भटकाने के लिए। अमन चारों तरफ रूही को आवाज देता है, तभी उसे दूर रूही दिखाई देती है जिसे कोई उल्टा खींचते हुए ले जा रहा होता है। रूही लगातार अमन को बुलाती है। वो बर्फ के अंदर धंसती जा रही है। रूही चिल्लाकर कहती है कि उसे कुंड के पानी की शीशी दे दे। अमन पानी दे देता है और अगले ही पल रूही पूरी तरह बर्फ के अंदर धंस जाती है। तभी सामने से एक दीवार तोड़ता हुआ वही राक्षस निकल आता है। अमन उसके पैरों में माता की तलवार से मार देता है, लेकिन जब अमन देखता है तो सामने रूही होती है। राक्षस जो रूही के रूप में अमन को बताता है कि वो इस तलवार से बस एक ही बार किसी को मार सकता है। अमन डर जाता है, तुरंत कार स्टार्ट करता और वहाँ से निकल पड़ता है। पीछे पीछे वही राक्षस अमन का पीछा करता है भागता हुआ, उसे रोकने के लिए, ताकि अमन किसी भी हालत में सिद्धार्थ तक ना पहुँच सके। अमन और उस राक्षस के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। राक्षस पूरी ताकत से अमन को मारना चाहता है, लेकिन अमन किसी तरह बचा रहता है। उधर सिद्धार्थ पूरी तरह तैयार है मीरा की जवानी को निगलने के लिए। तभी अमन वहाँ पहुँच जाता है, हाथ में माता की तलवार को लिए हुए। अमन को देखकर सिद्धार्थ हंसने लगता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि अमन उसका कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ अमन को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, उसे बेरहमी से मारता है। उसकी ताकत अमन पर भारी पड़ती है और अब जो चंद्रग्रहण लग चुका है, सिद्धार्थ अमन को जोर से धक्का देता है। अमन नीचे गिर जाता है और उसके पास ही माता की तलवार पड़ी होती है। अमन आखिरी ताकत लगाकर सिद्धार्थ के पैरों पर पैर मारता है। सिद्धार्थ गिरता है। अमन तुरंत तलवार खड़ी कर देता है और सिद्धार्थ उसी पर गिरकर मर जाता है। सिद्धार्थ के मरते ही मीरा को होश आ जाता है। वो दौड़कर अमन के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। धीरे धीरे सिद्धार्थ का शरीर भी खत्म होने लगता है, लेकिन तभी अमन भी अचानक गिर जाता है। उसके सर से खून बहने लगता है। मीरा उसे उठाने की कोशिश करती है। फिर एक बार टाइम रिवाइंड होता है। कहानी वापस उसी टाइमलाइन में पहुंचती है जहां अमन कोमा में होता है। उसकी आंखें खुलती है और वो मीरा को आवाज देता है और यही पता चलता है कि असल में अमन और मीरा के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ना मीरा उत्तराखंड गई, ना उसकी मुलाकात किसी सिद्धार्थ से हुई। ये सब अमन ने कोमा में रहते हुए अपने दिमाग में बनाया था, मीरा को खुद से दूर होते देखने के डर से, क्योंकि एक बार वो अपने बेटे को खो चुका है और अब अपनी बीवी को नहीं खो सकता। अमन मीरा से कहता है कि जिंदगी बनी ही इसलिए है क्योंकि एक दिन उसे खत्म होना है, और फिर वो तय करता है कि अब वो अपने बेटे राहुल को खुद से विदा करेगा। अमन अपने वॉलेट से बेटे की तस्वीर निकालता है और उसे जला देता है, उसकी यादों को जाने देता है, और यही इस कहानी का अंत होता है। यार एक बात कहने वाली है, इस कहानी में मुझे इस बार इसका एंड समझ नहीं आया। बाकी अगर किसी को आया है तो कम एंड लेट मी एक्सप्लेन इन माय कमेंट बॉक्स। फिलहाल तब तक के लिए मिलती हूँ किसी और एक्सप्लेन वीडियो में। तब तक ले टिल देन बाय।